everyone, welcome back to my channel. Again we are going to discuss another topic related to REMRS Tier 2 सिलेबस जो हमारा पीजीटी बायोलॉजी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। और इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसमें हमारे सिलेबस के अंदर क्या दिया गया है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। फिर हम मेन फोकस यहाँ पे रहेगा हमारा ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, डेट इज़ लंग के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म क्या होता है और कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है ह्यूमन बींग्स में। मेन बात ये है कि हमें यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ह्यूमन बींग्स को टारगेट करके स्टडी करना है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं गैसेस, और रेस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू, हमारे हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर जैसे एज़मा, ठीक है, एम्फाइजेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये हमें कुछ डिसऑर्डर्स स्टडी करने हैं। ये सारे टॉपिक हमें एज़ पर EMRS Tier 2 पीजीटी बायोलॉजी सिलेबस हमें कवर करने हैं। और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, पहला टॉपिक डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को या कहें तो हम इस पूरे सिलेबस को हम कई वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। वैसे भी वन गो में कोई उसको देखने वाला नहीं है, तो आप इसको शॉर्ट वीडियोस में देखना। हम वन बाय वन अपने टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी, और बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे, इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। यहाँ पे कर ली है अपनी वीडियो स्लाइड को एडिट। अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से। देखो, जब भी हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को लेते हैं, मतलब उसका इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? अब आप बचपन से ये स्टडी करते आते हो कि ऑक्सीजन नेसेसरी है हमारे लिए, हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? एटीपी गेन करने के लिए, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए। फूड के ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि जो भी हम फूड लेते हैं, चाहे ग्लूकोज की फॉर्म में या फ्रक्टोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में, जो भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म हमारी होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटती है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एटीपी में। और एटीपी क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है, और ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। इसी की हेल्प से हम डिफरेंट एक्टिविटी कर पाते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारा सांस लेना, डाइजेशन, हमारी नॉर्मल ऑर्गन्स की प्रोसेस, और हमारी वर्क जो हम वर्क करते हैं, कुछ वाइटल ऑर्गन्स के थ्रू वर्क करते हैं, कुछ हम फिजिकली वर्क करते हैं। तो उसके लिए हम कैपेबल किसकी वजह से हो पाते हैं, एटीपी की वजह से हो पाते हैं। ठीक है, तो एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑक्सीजन का अपटेक करना पड़ता है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा और एटीपी नहीं बनेगी। तो जब रेस्पिरेशन की बात चल रही है तो रेस्पिरेशन में दो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है कि हमारी जो बॉडी है उसमें और इन्वायरमेंट में सिर्फ गैस एक्सचेंज हो रही है, कि हमने इनहेल किया ऑक्सीजन को और एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड को, वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसमें हमारा ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है और एटीपी रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये होता है, ये पूरी जो प्रोसेस है ये किस में आती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में आती है। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन मतलब कि डाइजेशन। ठीक है, और सभी एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो क्या है, एटीपी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें एनिन जो है वो 3 फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या होता है,
जुड़ा होता है और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है क्योंकि एटीपी चाहिए, ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन करना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है। कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो इस गैस को एक्सचेंज कर पाते हैं अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू। जैसे हम स्पंजेस का एग्जांपल लें तो स्पंजेस वाटर के सिस्टम के थ्रू, जिसमें हम कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं, तो वाटर सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं। बट लार्ज एनिमल्स को कुछ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनकी बॉडी बड़ी हो जाती है, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उस इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन का अपटेक करने के लिए उनको किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हम डिफरेंट ऑर्गन्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे ऑर्गन्स आए, कैसे कैसे ऑर्गन्स बने, ठीक है। तो डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसमें हमारा क्या होता था, बॉडी सरफेस के थ्रू ही गैस एक्सचेंज होती थी। तो बॉडी सरफेस के थ्रू जब एक्सचेंज होती थी वो किस में होती थी, स्मॉल या सिंपल एनिमल्स में, जैसे अमीबा की बात करें, हाइड्रा की बात करें, अर्थवॉर्म की बात करें, स्पंजेस की बात करें, ठीक है। तो ये बॉडी सरफेस के थ्रू किस प्रोसेस से होती थी, डिफ्यूजन से होती थी। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे O2 है, O2 इज़ अ मॉलिक्यूल, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करती है तो वो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमने अगरबत्ती जलाई, रूम के एक कॉर्नर में हमने अगरबत्ती को जलाया, तो वो रूम के दूसरे कॉर्नर तक किस प्रोसेस से जाती है, डिफ्यूजन के थ्रू। जहाँ पे उसकी हायर कंसंट्रेशन थी वहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है क्या, हमारा बॉडी सरफेस के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। इसके लिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो नमी किसकी वजह से होगी, नमी होगी म्यूकस ग्लैंड की वजह से, म्यूकस ग्लैंड की वजह से होगी, या फिर वो एक्वेटिक एनिमल होगा जिसके अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन का अपटेक होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रा एक एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड में देखें तो सबसे पहले तो क्या होता था, बॉडी सरफेस के थ्रू गैस एक्सचेंज होती थी, फिर धीरे धीरे क्या बनी, गिल्स बनी। अब ये गिल्स टैडपोल में भी आते हैं। टैडपोल क्या है, लार्वा है, किसका लार्वा है, फ्रॉग का लार्वा है, ठीक है। तो टैडपोल के अंदर भी गिल्स देखने को मिलते हैं, फिशेस के अंदर, प्रॉन्स के अंदर भी गिल्स देखने को मिलते हैं। तो गिल्स मेनली किस में पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में। और गिल्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ब्रांकियल रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन बोला जाता है। गिल्स रिच ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। और इनका सरफेस एरिया डिफ्यूजन की कंपैरिजन में थिन होता है क्योंकि डिफ्यूजन किससे होगा, बॉडी सरफेस से। बॉडी सरफेस के ऊपर जो स्किन होगी वो थिक होगी क्योंकि बॉडी के ऑर्गन्स को, पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, बट गिल्स का जो सरफेस एरिया है वो थिन होता है। तो फिश में, टैडपोल में, प्रॉन्स में, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, गिल्स। अब गिल्स में भी अगर मैं एक्सटर्नल गिल्स की बात करूं तो एक्सटर्नल गिल्स किसके अंदर देखने को मिलेंगे, टैडपोल के अंदर। टैडपोल के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल गिल्स। और इंटरनल गिल्स किसके अंदर देखने को मिलते हैं, इंटरनल गिल्स देखने को मिलते हैं फिशेस के अंदर। किसके अंदर, फिशेस के अंदर। फिर पहले क्या था, बॉडी सरफेस के थ्रू गैस एक्सचेंज होता था, फिर धीरे धीरे गिल्स बने। अब गिल्स के बाद क्या आया, ट्रैकियल सिस्टम। क्या आया, ट्रैकियल सिस्टम आया। ट्रैकियल सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स के अंदर, जैसे कॉकरोच, ग्रास होपर, ठीक है। अब जो इनका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले बाहर ओपन होता है स्पाइरेकल, स्पाइरेकल बाहर ओपन होता है, ठीक है। स्पाइरेकल क्या होती है, ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, फिर वो ट्यूब्स में खुलती है। उन ट्यूब्स को क्या बोला जाता है, ट्रैकिया बोला जाता है। अब ये ट्रैकिया छोटी छोटी और ब्रांचेस बनाते हैं ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी की सेल्स तक पहुंच सके, उसको बोला जाता है ट्रैक्यूल्स। तो ट्रैकिया के अंदर स्पाइरिकल्स होते हैं, फिर वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया में ओपन होते हैं, फिर ट्रैक्यूल्स होती हैं और छोटी छोटी ब्रांचेस जो जाके सेल्स में क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं। किसकी सेल्स में, इंसेक्ट्स की सेल में। ये सबसे बाहर वाली ओपनिंग होती है, फिर ट्यूब्स आती है, फिर ट्रैक्यूल्स आती हैं, ठीक है। और ट्रैकिया किस में पाया जाता है, इंसेक्ट्स में, जैसे कॉकरोचेस और ग्रास होपर, ठीक है।
यहाँ पे जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, मतलब आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ब्लड नहीं होता। आर्थ्रोपोड्स के अंदर ब्लड नहीं होता, यहाँ पे हीमोलिम्फ होता है ना, हीमोसिल बॉडी होती है इनकी। तो यहाँ पे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती, बॉडी फ्लूइड होता है इनका, जिसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट आता है स्किन रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, जैसे फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग अपनी स्किन को भी यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए, और अपने लंग्स को भी यूज़ करता है, अपनी बक्कल कैविटी को भी यूज़ करता है, और जो वो लार्वल फॉर्म में होता है, टेडपोल की फॉर्म में, तो एक्सटर्नल गिल्स का भी यूज़ करता है। फिर अगर इतने सारे मैकेनिज्म के थ्रू, इतनी सारे ऑर्गन्स के थ्रू, या इतने अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू अगर फ्रॉग रेस्पायर कर सकता है, तो उसको स्किन की जरूरत क्यों पड़ती है? उसको स्किन की जरूरत पड़ती है एस्टिवेशन के टाइम पे और हाइबरनेशन के टाइम पे। हाइबरनेशन के टाइम पे और एस्टिवेशन के टाइम पे। एस्टिवेशन क्या होती है, समर स्लीप। एस्टिवेशन क्या होती है, समर स्लीप, और हाइबरनेशन होती है विंटर स्लीप। तो विंटर स्लीप में और समर स्लीप में ये मिट्टी के नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे इनको स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, सर्वाइवल मैकेनिज्म है ये। फिर आए लंग्स आए, फिर क्या आए, लंग्स टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट में देखने को मिलते हैं, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में देखने को मिलते हैं, एडल्ट फ्रॉग में भी देखने को मिलते हैं। जो लंग्स होते हैं वो हाईली वस्कुलर होते हैं और एक बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैस एक्सचेंज के लिए, तो एफिशिएंटली गैस एक्सचेंज हो पाता है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है गैस एक्सचेंज करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है लंग्स। इसीलिए इवोल्यूशन ने अभी तक लंग्स को बरकरार रखा है स्पीसीज के अंदर, ठीक है। कोई और ऑर्गन अभी आया नहीं है रेस्पिरेशन के लिए जो मोर एडवांस हो या मोर एफिशिएंट हो लंग्स की कंपैरिजन में। इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखिए तो पहले बॉडी सरफेस के थ्रू होता था, फिर गिल्स के थ्रू, फिर ट्रेकिया के थ्रू और फिर लंग्स के थ्रू। तो ऐसे ऐसे इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती गई। किसकी एफिशिएंसी, गैस एक्सचेंज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती गई। हमें क्या याद रखना है कि स्मॉल एनिमल्स बॉडी सरफेस यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू करते हैं, फिशेस गिल्स के थ्रू करती है, इंसेक्ट्स ट्रेकिया के थ्रू करते हैं, फ्रॉग स्किन, लंग्स, बकल कैविटी सब के थ्रू करते हैं, और मैमल्स सिर्फ लंग्स के थ्रू करते हैं। इंसेक्ट्स में ब्लड नहीं होता तो ब्लड नहीं कैरी करता है ऑक्सीजन। अर्थवॉर्म जो होते हैं, अर्थवॉर्म वो रेस्पायर करते हैं स्किन के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। हमें ये चीज़ याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश इज़। तो हमने पढ़ा फिश के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होते हैं, स्किन होती है, गिल्स होती है, ट्रेकिया होते हैं। राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट इज। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इंसेक्ट्स का है वो क्या होता है, गिल्स होता है, लंग्स होते हैं, ट्रेकिया होती है, स्किन होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट हमने पढ़ा ट्रेकिया। टेडपोल रेस्पायर थ्रू, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू। टेडपोल इज अ लार्वा ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग तो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करता है, लंग्स के थ्रू भी करता है, बट गिल्स के थ्रू नहीं करता। गिल्स के थ्रू कब करता है, जब वो टेडपोल होता है, यानी कि जब वो लार्वा होता है। फिश लाइक अपीयरेंस होती है टेडपोल लार्वा की, काइंड ऑफ इस तरह का, ठीक है, इस तरह का होता है जो फ्लोट करता है। मोर एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, स्किन है, गिल्स है, ट्रेकिया है, लंग्स है। क्या है, लंग्स है, इसीलिए ये एडवांस्ड है और एडवांस एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, मतलब नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में बात करें तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड किए जाते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन के इनटेक में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन का इनटेक मतलब इनहेलेशन, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि एक्सहेलेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, जिसकी वजह से हमारा ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाती है ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या बताता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक पैसेज है। पैसेज मतलब एक पासेज वे है, ये पास वे है या फिर बोले पाथ है एक, जिस पाथ के थ्रू हमारी ऑक्सीजन ट्रेवल करके हमारे ब्लड तक पहुंचती है। ए पैसेज बाय विच एयर एंटर इनटू लंग्स, एक ऐसा पैसेज जिसके थ्रू एयर एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में एंटर करेगी और लंग्स तक पहुंचेगी। लंग्स में कैपिलरीज होंगी जो ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देंगी।
ठीक है। तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये जो पैसेज है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस पर क्या क्या पाथवे ये फॉलो करेगा, फिर हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल, आप अपने नाक को देखो, बाहर जो आपको दो छेद दिख रहे हैं दे आर नोस्ट्रिल। फिर नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर मतलब जो नाक वाला हिस्सा है। फिर इंटरनल नेयर्स जो नाक के अंदर ओपन होंगे। फिर नेसल और फेरिंग्स वाला रीजन जो अटैच है, नेसो फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स वाला रीजन जहाँ पे एयर और फूड का कॉमन पैसेज होता है। फिर ग्लोटिस में जाएगा। ग्लोटिस एक फ्लैप लाइक कवरिंग है जो एयर को पास होने देता है बट फूड को पास नहीं होने देता। फिर लैरिंग्स में जाएगा ताकि एयर हमारे वोकल कॉर्ड से टकरा के और साउंड प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। लैरिंग्स क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स। इसी की वजह से मैं अभी बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं जो सांस ले रही हूँ वो जो एयर है वो हमारे वोकल कॉर्ड से जाके टकरा रही है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, उसी की वजह से मैं बोल पा रही हूँ। ट्रैकिया, ट्रैकिया हमारा किस में टूटता है, ब्रोंकियाई में, लंग्स के अंदर। फिर ब्रोंक्यूल्स बनती है और ज़्यादा ब्रांचेस, और फिर आगे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो क्या होती है, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के अंदर होती है कैपिलरीज, और कैपिलरीज में होता है ब्लड, और उस ब्लड में हमारी क्या मिल जाती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन। तो इसी पाथवे को आज हम स्टडी करेंगे पूरा डिटेल में। आपको साइड में यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम जो है ये मैंने विकिपीडिया से उठाया है। ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा सबसे पहला ऑर्गन पढ़ेंगे, नोज़ या नेसल पैसेज। अब देखो यहाँ पे हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, दो छेद होते हैं जिससे हमारे क्या होता है, एयर अंदर जाती है। तो क्या होता है, एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं जो किस में ओपन होते हैं, वेस्टिब्यूल में। देखो नेसल वेस्टिब्यूल, ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं नोज़ के अंदर, जो थोड़ा मॉइस्ट होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल रीजन, मतलब एंटीरियर पार्ट ऑफ नेसल पैसेज। जहाँ पे भी एंटीरियर वर्ड यूज़ होता है बायो में, उसका मतलब होता है आगे का हिस्सा। ठीक है, आगे का हिस्सा, चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म का, अगर मेरा एंटीरियर पोर्शन पूछा जाए तो मेरा हेड वाला रीजन एंटीरियर पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीरियर का मतलब क्या होता है, आगे वाला हिस्सा। तो ये वाला जो रीजन है दैट इज नेसल वेस्टिब्यूल। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, मेरे अपर लिप के, ये मेरा अपर लिप है, अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। अब वेस्टिब्यूल किसके साथ कनेक्ट होता है, नेसल चैम्बर के साथ कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे ये पूरा नेसल चैम्बर है, नेसल चैम्बर के साथ ये क्या होता है, अटैच रहता है। नेसल पैसेज 3 रीजन में डिवाइड किया जाता है इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब जो नेसल पैसेज है वो 3 तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, 3 अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हम इसको 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका वेस्टिब्यूलर रीजन, दिस इज द वेस्टिब्यूलर रीजन। एक होता है रेस्पिरेटरी रीजन और एक होता है ओल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, अब जो वेस्टिब्यूलर रीजन होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, वेस्टिब्यूलर रीजन के अंदर स्किन पाई जाएगी, हेयर पाए जाएंगे और सेबेसियस ग्लैंड पाए जाएंगे, सेबेसियस ग्लैंड्स पाए जाएंगे जो ऑयल सिक्रेशन करेंगी। स्किन होगी, हेयर होंगे, स्पेसियस ग्लैंड होंगी, ये वाला हिस्सा। ठीक है, रेस्पिरेटरी रीजन्स जो किसके थ्रू लाइन कर रखा होगा यहाँ पे, जिसकी लाइनिंग एक एपिथेलियम के थ्रू कर रखी है, जिसको हम बोलते हैं PSCGE। PSCGE, पी का मतलब क्या है, शूडो स्ट्रेटिफाइड, शूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, सीलिएटेड है, सीलिया इसके अंदर प्रेजेंट है, कोलुमनर है, कोलुमनर सेल्स प्रेजेंट है, कोलुमनर गोबलेट है क्योंकि सिक्रेशन भी करेंगी, गोबलेट सेल एपिथेलियम। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी रीजन है वो लाइन कर रखा है यहाँ पे PSCGE के थ्रू। पी का मतलब है शूडो स्ट्रेटिफाइड, एस का मतलब है ये PS का मतलब है शूडो स्ट्रेटिफाइड, सी का मतलब है सीलेटेड, सी का मतलब है कोलुमनर, जी का मतलब है गोबलेट, ई का मतलब है एपिथेलियम। ठीक है, शूडो स्ट्रेटिफाइड, सीलिएटेड, कोलुमनर, गोबलेट सेल एपिथेलियम। फिर आता है ओल्फैक्टरी रीजन। ओल्फैक्टरी रीजन जो स्मेल को डिटेक्ट करता है, जिसमें हमारे क्या होंगे, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे हमारी सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होंगी, सेंसरी नर्व्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो ओल्फैक्टरी रीजन है जो हमारी स्मेल को डिटेक्ट करेगा।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है बुकोफेरेंजियल कैविटी। बुको मतलब कि बक्कल कैविटी, माउथ वाला रीजन। फेरेंजियल मतलब माउथ और फेरिंग्स वाला रीजन। फेरिंग्स क्या होता है, जहाँ पे हमारा फूड और एयर मिक्स होती है। ये एक ऐसा पैसेज होता है जहाँ पे फूड और एयर मिक्स होती है, ठीक है, मिक्स होती है। फूड और एयर क्या होती है, मिक्स होती है। ये कॉमन पैसेज होता है। तो बुको का मतलब होता है बक्कल कैविटी, क्या होता है, बक्कल कैविटी। और फेरिंग्स का मतलब क्या है, जहाँ पे एयर और पैसेज कॉमन, मतलब ये पूरा पाथ और यहाँ, ठीक है, ये पूरा रीजन एक्चुअली यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है ये बुकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर आता है। तो जो बुकोफेरेंजियल कैविटी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो एंटीरियर पार्ट है, मतलब कि आगे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा ये, इसको बोला जाता है पूरा बक्कल कैविटी, ठीक है। इस वाले पूरे हिस्से को बक्कल कैविटी बोला जाता है। इसके अंदर टंग भी आती है, लिंगुअल टॉन्सिल्स भी आते हैं, हायोइड बोन भी आती है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ये सारी हमारी किसके अंदर होती हैं, बक्कल कैविटी के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं, बक्कल कैविटी के अंदर होती हैं, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो होता है फेरेंजियल कैविटी, जिसमें हमारे ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ये तीनों पार्ट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, दिस रीजन इज फेरेंजियल कैविटी, फेरेंजियल कैविटी, ठीक है। और ये क्या है, हमारा पोस्टीरियर पार्ट, मतलब पीछे वाला हिस्सा बुकोफेरेंजियल कैविटी का, जिसमें नेसोफेरिंग्स जो नाक से जुड़ा हुआ है, ओरोफेरिंग्स जो मुंह से जुड़ा हुआ है, लेरोफेरिंग्स जो लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका नाम क्या है, लैरिंगोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स का नाम ओरोफेरिंग्स इसलिए है क्योंकि ओरल कैविटी यानी कि माउथ कैविटी से जुड़ा हुआ है। नेसोफेरिंग्स का नाम नेसोफेरिंग्स इसलिए क्योंकि ये नोज़ वाले रीजन से जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बक्कल कैविटी और नेसल कैविटी के बीच में आप या अपने मुंह को देखो, मतलब अपने आप को ऑब्जर्व करो। आपके मुंह में और नेसल कैविटी के बीच में एक ऊपर वाले हिस्से में एक पैलेट है, हार्ड पैलेट। अपनी टंग से उसको टच करो। आगे के हिस्सा जो है वो क्या है, हार्ड पैलेट। यहाँ पे जो रूफ जो होती है आपके फ्लोर की, सॉरी मुंह की, वो जो रूफ है वो हार्ड पैलेट है, पैलेटाइन और मैक्सिला से मिलके बनी होती है, ठीक है। उसके पीछे सॉफ्ट रीजन होता है, सॉफ्ट पैलेट जिसको बोलते हैं, मसल्स की बनी होती है। बट उस सॉफ्ट पैलेट का पीछे वाला हिस्सा इस तरह से लटका होता है। अगर आप मिरर में देखोगे अपने मुंह को ओपन करके तो इस तरह से एक लटका हुआ हिस्सा होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं युलवा, ठीक है, युलवा बोलते हैं, युवला, ठीक है, हाँ युवला, ठीक है। ये जो हमारा रीजन है ये फेरेंजियल कैविटी को दो चैम्बर्स में डिवाइड करता है, पर वो दो चैम्बर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डिवीजन करता है ये। अपर चैम्बर जो है वो नेसोफेरिंग्स कहलाता है, ऊपर वाला जो चैम्बर है वो नेसोफेरिंग्स कहलाता है क्योंकि वो नोज़ से जुड़ा होता है, और जो लोअर पोर्शन है वो ओरोफेरिंग्स कहलाता है क्योंकि वो माउथ से जुड़ा होता है। देखो अब ये वाला रीज़न था, ये वाला रीज़न था, इसने इस पोर्शन को अलग कर दिया, इस पोर्शन को अलग कर दिया, ये नेसोफेरिंग्स बन गया और ये वाला पोर्शन ओरोफेरिंग्स बन गया, ठीक है। अब ओरोफेरिंजियल चैम्बर के अंदर क्या होता है, जब भी हम खाना निगलते हैं तो ये जो उवला है ये खाना यहाँ से यहाँ लेके जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी, है ना, उठ जाएगी, जिसकी वजह से ये जो नोज़ वाला रीजन है ये कवर हो जाता है और फूड हमारा नेसल पैसेज मतलब कि ऊपर की तरफ नहीं एंटर करता और नीचे की तरफ इसोफेगस में आता है, दिस इज इसोफेगस, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे ही खाना यहाँ से यहाँ आएगा तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जिसकी वजह से ये पैसेज क्लोज हो गया। अब खाना कहाँ पे आ गया, इसोफेगस में आ गया, ठीक है। ओरोफेरेंजियल कैविटी में या ओरोफेरेंजियल चैम्बर में दो स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट होते हैं। तो स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल पोर होता है, एक वेंट्रल पोर होता है, एक डोर्सल पोर होता है, उन अपर्चर में एक वेंट्रल पोर होता है। डोर्सल पोर को हम क्या बोलते हैं, गुलेट, क्या बोलते हैं, गुलेट, जो किस में ओपन होता है हमारा, वो ओपन होता है यहाँ पे हमारा इसोफेगस के अंदर, ठीक है। वो जो हमारा किस में ओपन होता है, इसोफेगस के अंदर ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है इसोफेगस वाले रीजन में। और दूसरा वेंट्रल पोर जो होता है उसको बोलते हैं ग्लोटिस, क्या बोला जाता है उसको, ग्लोटिस बोला जाता है, दिस इज द ग्लोटिस रीजन, ठीक है। ये फ्लैप ग्लोटिस, ये ग्लोटिस किस में ओपन होता है, लैरिंग्स में ओपन होता है, एक यहाँ पे ओपन होगा
और एक यहाँ पे ओपन होगा, एक यहाँ पे ओपन होगा, एक यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। अब ग्लोटिस के पास में, ग्लोटिस के पास में एक फ्लैट इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। दिस इज़ द एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस वाला रीजन है, ठीक है। एपिग्लोटिस बोलते हैं जो जब भी हम खाना निगलते हैं तो वो क्या करती है, वो कार्टिलेज की बनी होती है और वो कवर कर देगी इस लैरिंग्स वाले रीजन को, जिसकी वजह से फूड इसोफेगस में जाएगा पर लैरिंग्स वाले रीजन में नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला, ये फेरिंग्स वाला रीजन था, ये फेरिंग्स वाला रीजन था, तो फेरिंग्स ही एक ऐसा पाथ है जिसमें फूड और एयर दोनों मिक्स हो जाती है, क्योंकि लैरिंग्स में सिर्फ एयर जाती है, इसोफेगस में सिर्फ फूड जाता है। इस किसकी वजह से हो पाता है ऐसा, ऐसा हो पाता है एपिग्लोटिस की वजह से, और दूसरा हो पाता है यहाँ पे यूवला की वजह से, क्योंकि ये ऊपर वाले पोर्शन को कवर कर देती है, ऊपर फूड नहीं जाने देती, ये सिर्फ इसोफेगस में जाने देती है। एपिग्लोटिस इस वाले पोर्शन को कवर कर देता है जिसकी वजह से फूड हमारा लैरिंग्स में नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का दूसरा पार्ट है, बुकोफेरेंजियल कैविटी। नेक्स्ट आते हैं हम लैरिंग्स के ऊपर। लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज का बना होता है, ये जो डायग्राम है ये वॉइस बॉक्स का डायग्राम है। अगर इस पिक्चर में देखें तो दिस इज़ आर लैरिंग्स, ठीक है, और यहाँ पे हम देखें, और यहाँ पे हम देखें तो इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये कार्टिलेज का बना होता है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स या फिर वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं और वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये किस किस कार्टिलेज से मिलके बना होता है, थायराइड कार्टिलेज, क्राकोइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड कार्टिलेज और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है, सेंटोरिनी। अब देखो सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज जो होती है, ये वाली थायराइड कार्टिलेज, ये सिंगल होती है, ये सिंगल होती है। सी शेप की होती है, सी शेप्ड की होती है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है पर पूरे डोर्सल साइड में नहीं प्रेजेंट होती, और ये किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बनी होती है, सिंगल होती है, ठीक है, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, पेयर नहीं होता इसका। दूसरी है क्राकोइड, दूसरी क्या है, क्राकोइड कार्टिलेज, सेकेंड वन, ये फर्स्ट थी, सेकेंड है क्राकोइड कार्टिलेज, ये भी सिंगल होती है, सिंगल होती है और रिंग शेप की होती है, रिंग जैसी शेप की होती है, थायराइड कार्टिलेज के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये भी हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। कार्टिलेज हम बोन वाले स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम कार्टिलेजेस में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की कार्टिलेजेस को, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे हाइलिन कार्टिलेज को। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, क्राकोइड कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बनी है, सिंगल होती है और रिंग शेप की होती है। नेक्स्ट होती है एरिटिनोइड कार्टिलेज, थर्ड कार्टिलेज, ये पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, पिरामिड शेप की होती है, ये पेयर में प्रेजेंट है और पिरामिड जैसी है, ठीक है, पिरामिड शेप्ड की होती है, थायराइड कार्टिलेज के नीचे होती है, और ये भी हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बनी होती है, ठीक है। फिर आती है हमारी कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ये भी पेयर में प्रेजेंट होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, नोड लाइक कार्टिलेज होती है, और ये हमारी एरिटिनोइड कार्टिलेज के एंड पोर्शन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसके एंड पोर्शन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इलास्टिक कार्टिलेज, ये हाँ, और इलास्टिक कार्टिलेज की मिलके बनी होती है, किसकी मिलके बनी होती है, इलास्टिक कार्टिलेज की मिलके बनी होती है। पेयर कार्टिलेज कौन सी है, एरिटिनोइड और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी हमारी पेयर कार्टिलेज है, थायराइड और क्राकोइड हमारी सिंगल है, थायराइड सी शेप्ड की होती है, क्राकोइड हमारी रिंग शेप की होती है, और तीनों जो है हमारी हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बनी होती है, बस कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी जो है वो पेयर में और इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब जो हमारा लैरिंग्स होता है उसमें दो पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, ठीक है, ये वोकल फोल्ड्स दिख रहे हैं हमें, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, इनको ट्रू वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, और ये हमारा वेस्टिबुलर फोल्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो दो पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, एक वेस्टिबुलर
जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर फोल्ड होता है ऊपर वाला, जिसको हम फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं। एक नीचे वाला होता है जिसको हम ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, जो पोस्टीरियर रीजन होता है, मतलब पीछे वाला रीजन। एंटीरियर जो फास्ट होता है, फॉल्स वोकल कॉर्ड जिसको बोला जाता है। अब जो वेस्टिब्यूलर फोल्ड होता है उसको फॉल्स क्यों बोला जाता है? उसको फॉल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स। पिंक कलर का होता है, दिख रहा है हमें ऊपर वाला हिस्सा पिंक कलर का है, और ये फोनेशन में हेल्प नहीं करता, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है ये, ठीक है। ये हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स को बस मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो नीचे वाली वोकल कॉर्ड्स है उसको सिर्फ मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है फॉल्स वोकल कॉर्ड, जिसको हम वेस्टिबुलर फोल्ड बोलते हैं, मेम्ब्रेन का बना होता है, पिंकिश कलर का होता है। ये साउंड प्रोडक्शन नहीं करता, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और ये एक्चुअल वोकल कॉर्ड्स हैं जहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होंगी और ये साउंड प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया। ये हमारा पूरा रीजन जो है ट्रैकिया है। ट्रैकिया 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रेट ट्यूब है। देखो यहाँ पे हमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये रिंग लाइक छल्ले इसमें जा रहे हैं। हमारी थोरेसिस कैविटी में, मतलब कि हमारी चेस्ट के बिल्कुल मिड वाले रीजन में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ट्रैकिया में 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, इस तरह की ट्रैकियल कार्टिलेज शी शेप्ड की है, 16 to 20 है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता, गिरता नहीं है, ठीक है। अब देखो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये इनकम्प्लीट होती हैं, ये डोर्सल सरफेस में, डोर्सल वाली साइड में इनकम्प्लीट फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि डोर्सल सरफेस पे ये जो हमारी कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं ये क्या होती है, इनकम्प्लीट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री की। ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री क्या होती है उसको समझते हैं। ब्रोंकियल ट्री एक ब्रांचिंग सिस्टम होता है एयरवेज का। एयरवेज मतलब जहाँ से एयर पास होके जाती है, जिस पाथ से पास होके जाती है उसका ब्रांचेस बना रखी हैं, जो एयर को ट्रैकिया से लंग्स में कंडक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। ये गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये सिर्फ हवा को, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से अपटेक करेगी और उसको लंग्स तक पहुंचाएगी। तो वो जितना भी पाथ है जो कवर कर रही है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स तक पहुंचने में, वो सारा ब्रोंकियल ट्री के अंदर आता है। तो जो ब्रोंकियल ट्री है वो क्या काम करती है, एयर को कंडक्ट करने का काम करती है, एयर कंडक्शन का, फिल्ट्रेशन का काम करती है, एयर को फिल्टर करेगी, जो भी उसके अंदर ट्रैप हो रखा है डस्ट वगैरह उसको हमारे जो नोज़ के अंदर वेस्टिबुलर रीजन में हेयर प्रेजेंट है, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो ट्रैप कर लेंगी, ठीक है। वार्म करती है एयर को और एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है ब्रोंकियल ट्री का, एयर को कंडक्ट करना एटमॉस्फेयर से, किसके अंदर, लंग्स के अंदर, फिल्टर करना म्यूकस के अंदर, सीलिया के थ्रू, हेयर्स के थ्रू, डस्ट को और जो भी पार्टिकल्स होंगे, वार्म एयर बाय ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई के थ्रू हवा को गर्म करना, और मॉइस्चराइज प्रोवाइड करना, मॉइस्चर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्रोंकियल ट्री होती है उस ब्रोंकियल ट्री में क्या क्या ऑर्गन हमारा इंक्लूड होता है, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट ब्रोंकियल ट्री के अंदर आते हैं। इसके अंदर आता है ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकियाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकियाई आती है, मेन ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई आती है, टर्शरी ब्रोंकियाई, और फिर बाद में ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में ये टूट जाता है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंकियाई में, ठीक है। फिर प्राइमरी ब्रोंकियाई बन रही है, फिर हमारी सेकेंडरी ब्रोंकियाई बन रही है, टर्शरी ब्रोंकियाई बनेंगी, और फिर बाद में क्या बनेंगी, एल्वियोलाई बनेंगी, ठीक है। इस तरह से डिवीजन होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया की लेंथ हमने देखा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें 10 to 12 सेंटीमीटर स्ट्रेट एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर शी शेप्ड की 16 to 20 हमारी कार्टिलेजिनियस रिंग है ना, जो एक साइड से कवर नहीं करती। राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई में डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारी क्या थी, ट्रैकियल कार्टिलेज, अब ये डिवाइड होगी प्राइमरी ब्रोंकियाई में, लेफ्ट साइड में, राइट लंग में और लेफ्ट लंग में,
ठीक है। अब प्राइमरी ब्रोंकियाई मेन ब्रोंकियाई है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग में एंटर करेगी, लेफ्ट जो होगी वो लेफ्ट में करेगी। राइट ब्रोंकस शॉर्टर होती है, वाइडर होती है, ज़्यादा वर्टिकल होती है और इसीलिए जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो राइट लंग में ज़्यादा एंटर करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकियाई की बात करें तो सेकेंडरी ब्रोंकियाई में जो है राइट लंग में 3 सेकेंडरी ब्रोंकियाई होती है और लेफ्ट लंग में 2 सेकेंडरी ब्रोंकियाई होती है और हर एक जो ब्रोंकियाई है वो एक लोब को क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं, ठीक है। क्या सप्लाई करती है, ऑक्सीजन। टर्शरी ब्रोंकियाई सेगमेंटल ब्रोंकियाई कहलाती है। जैसे ये सेकेंडरी ब्रोंकियाई है, सेकेंडरी ब्रोंकियाई आगे फर्दर डिवीजन करेंगी, ब्रांचेस बनाएंगी और फिर वो उनको बोला जाएगा टर्शरी ब्रोंकियाई। ये सप्लाई करती हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट में, मतलब ब्रोंकियल पार्ट में और लंग वाले सेगमेंट में ये ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। हर एक जो सेगमेंट होता है वो फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, लंग की। ब्रोंकियल्स स्मॉलर एयरवेज होती है, कोई कार्टिलेज नहीं होती और इनके अंदर क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं। रेस्पिरेटरी ट्री की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्री वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है और एल्वियोलाई में एंड हो जाता है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर कैपिलरीज होती है और कैपिलरीज में हमारा क्या होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलेगी, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्री में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई तक का जो पाथ है वो कवर किया जाता है। तो कौन कौन से कॉमन कंपोनेंट या कॉमन पाथवे रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर आएंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आएंगे। ये पहला पार्ट होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज स्टार्ट होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होता है, गैस एक्सचेंज स्टार्ट होता है, ठीक है। और इनकी जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, कुछ कुछ इस तरह से डिवाइड होके क्या बनाती है, एल्वियोलाई बनाती है। एल्वियोलर डक्ट, स्मॉल डक्ट्स जो एल्वियोलाइज को सप्लाई करेंगे, जैसे ये एल्वियोलर डक्ट है और ये एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलर सेक, दिस इज एल्वियोलर सेक, जो क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई क्या है, रेस्पिरेशन की फंक्शनल यूनिट जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। अब देखो हमने क्या देखा, रेस्पिरेटरी ट्री वो स्ट्रक्चर होता है हमारे एयर पैसेज का जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। ये हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होती है और एल्वियोलाई में ख़त्म होती है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जहाँ पे गैस एक्सचेंज स्टार्ट होता है ये वॉल बनाती है एल्वियोलाई की। देन एल्वियोलर डक्ट होती है, छोटी छोटी डक्ट होती हैं ये, जिसको सराउंड करने के लिए एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई के क्लस्टर को एल्वियोलर सेक बोलते हैं। फिर एल्वियोलाई आती है जहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले आएगी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, देन एल्वियोलर डक्ट, देन एल्वियोलर सेक, देन एल्वियोलाई। अब स्ट्रक्चर की बात करें एल्वियोलाई की तो अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। इनकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है। वॉल की थिकनेस की बात करें तो थिक नहीं होती, सॉरी थिन होती है। थिन क्यों होती है, क्योंकि गैस एक्सचेंज करना है। गैस एक्सचेंज का मतलब है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा उनके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बेसिस पे, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है तो जो एल्वियोलाई की वॉल है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत थिन होनी चाहिए। कितनी होंगी, 0.5 माइक्रोमीटर की। 0.5 माइक्रोमीटर की क्या होंगी, एल्वियोलाई की वॉल होंगी। लेयर्स यहाँ पे क्या फॉर्म करती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एल्वियोलर एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी एपिथेलियम से मिलके क्या बना होता है, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बना होता है। सेल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स। जो टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स होती है थिन सेल्स होती हैं और गैस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। और टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स जो होती हैं ये सिक्रेट करती है सर्फेक्टेंट को। किसको सिक्रेट करती है, सर्फेक्टेंट को सिक्रेट करती है। एग्जाम्पल, सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल की बात करें तो लेसिथिन टाइप का क्या सर्फेक्टेंट ये सिक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होती, वो अपनी
इसके अंदर सरफेस टेंशन को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से कोलैप्स होकर सिकुड़ती नहीं है। जैसे गुब्बारे के अंदर से हवा जब निकल जाती है तो वो सिकुड़ जाता है ना, कोलैप्स हो जाता है। वैसे हमारी एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो लेसिथिन टाइप का क्या सिक्रेट करती है? सर्फेक्टेंट सिक्रेट करती हैं, जो एल्वियोलाई की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके उसको कोलैप्स होने से बचाता है। क्या करके? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके उसको कोलैप्स होने से बचाता है। और जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो करती हैं यहाँ पे गैस एक्सचेंज। ठीक है, क्या करती हैं? गैस एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने देखा एल्वियोलर एपिथेलियम। एल्वियोलर एपिथेलियम जो है वो किस टाइप का प्रेजेंट होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है एल्वियोलर एपिथेलियम में। ठीक है, और एंडोथेलियम में बात करें, कैपिलरी एंडोथेलियम में बात करें तो यहाँ पे येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई का जो इंटरनल सरफेस एरिया होता है, इंटरनल सरफेस एरिया जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, वो यहाँ पे हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर यानी कि एंडोडर्म से बनता है। किससे बनता है? एंडोडर्म से बनता है। ठीक है, और यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर कुछ फैगोसिटिक सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ फैगोसिटिक सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो हमारे हवा के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगी उनको ईट करेंगी, है ना, सेल ईटिंग का जो काम करेंगी। तो फैगोसिटिक सेल्स जो एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको क्या बोलते हैं? डस्ट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डस्ट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब गैस एक्सचेंज की बात करें तो डिफ्यूजन के थ्रू या पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू यहाँ पे क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट को हम स्टडी करेंगे अपकमिंग वीडियो में जब हम बात करेंगे प्रेशर ग्रेडियंट की। ठीक है, जब हम बात करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में गैस एक्सचेंज होता है, जब मैकेनिज्म की बात करेंगे, गैस एक्सचेंज मैकेनिज्म की बात करेंगे, तब हम पार्शियल प्रेशर समझेंगे। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? एल्वियोलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। ब्लड कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएंगी जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे टिश्यूज़ का, सेल्स का, जो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको यहाँ पे बाहर एक्सेल किया जाएगा और ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगी और फिर हमारे हार्ट में जाएगी। हार्ट उसको पंप करेगा और वो आयोटा के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आती है। एल्वियल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से रिमूव होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से, ब्रोंकियल ट्रैक से जाती हुई बाहर एक्सेल हो जाती है और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है रेस्पिरेटरी ट्री। अब हम डिफरेंस समझते हैं ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री में क्या डिफरेंस है। देखो, ब्रोंकियल ट्री एयर कंडक्ट करती है, रेस्पिरेटरी ट्री गैस एक्सचेंज करती है। जो ब्रोंकियल ट्री है वो ट्रैकिया से स्टार्ट होती है, रेस्पिरेटरी ट्री रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो टर्शरी ब्रोंकियोल होती है उसके बाद स्टार्ट होती है। ब्रोंकियल ट्री टर्मिनल ब्रोंकियोल पे ख़त्म होती है, रेस्पिरेटरी ट्री एल्वियोलाई के अंदर ख़त्म होती है। ब्रोंकियल ट्री में गैस एक्सचेंज नहीं होता, रेस्पिरेटरी ट्री में गैस एक्सचेंज होता है। ब्रोंकियल ट्री में गैस एक्सचेंज नहीं होता, इस वजह से इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है और रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर वो गैस एक्सचेंज होना होता है, इसी वजह से इसकी जो वॉल्स होती है, इसकी जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है? थिन होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रोंकियल ट्री में ब्रोंकियाई आती हैं और ब्रोंक्यूल्स आती हैं। रेस्पिरेटरी ट्री की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्री में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आती हैं और क्या आती हैं? एल्वियोलाई आती हैं। ठीक है, अब फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं कि कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे हमारी गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं। देखो, यहाँ से हमारी ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट होती है और यहाँ पे हमारी ब्रोंकियल ट्री क्या होती है? ख़त्म होती है। ये पूरा ब्रोंकियल ट्री है। नोस्ट्रिल से स्टार्ट होगी, फिर फेरिंग्स में हवा जाएगी, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकियाई में, सेकेंडरी ब्रोंकियाई में, टर्शरी ब्रोंकियाई में, ब्रोंक्यूल्स में और फिर टर्मिनल ब्रोंकियाई में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद से स्टार्ट होती है हमारी रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से स्टार्ट होगी, एल्वियोलर डक्ट में जाएगी, एल्वियोलर सैक में जाएगी, एल्वियोलाई में जाएगी और कैपिलरीज में गैस एक्सचेंज होगा। तो यहाँ ये हमारी है रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री मेनली होती है गैस एक्सचेंज के लिए, ब्रोंकियल ट्री होती है गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए।
तो हमें याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रोंकियल ट्री मतलब कि कंडक्टिंग पोर्शन, ऑक्सीजन को कंडक्ट करेगा। रेस्पिरेटरी ट्री, रेस्पिरेटरी पोर्शन जहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा। फंक्शनल यूनिट क्या है, एल्वियोलस है लंग्स की। गैस एक्सचेंज का किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन क्या है, जहाँ पे कोई भी मोलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तब बनता है जब एक मेम्ब्रेन की दोनों तरफ अनइवन कंसंट्रेशन हो, एक में ज़्यादा एक में कम, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। सर्फेक्टेंट सिक्रेट किए जाते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स के थ्रू। एग्जाम्पल है सर्फेक्टेंट का लेसिथिन। क्या करता है, सरफेस टेंशन जो है एल्वियोलाई के अंदर उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई क्या नहीं करती, कोलैप्स नहीं होती। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 0.5 माइक्रोमीटर। राइट ब्रोंकियर वाइडर होती है, शॉर्टर होती है और ज़्यादा वर्टिकल होती है। इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, गैस एक्सचेंज ओक्योर्स इन, कहाँ पे होता है, ब्रोंकियाई में नहीं होता, ब्रोंकियोल्स में, एल्वियोलाई में, ट्रैकिया में। तो ईजी है, एल्वियोलाई के अंदर हमारा क्या होता है, गैस एक्सचेंज। ब्रोंकियल ट्री एंड्स एट, कहाँ पे ख़त्म होती है, एल्वियोलाई के अंदर, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के अंदर, टर्मिनल ब्रोंकियोल के अंदर या एल्वियोलर सैक के अंदर। टर्मिनल ब्रोंकियोल के अंदर हमारी ब्रोंकियल ट्री खत्म होती है और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से रेस्पिरेटरी ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है, और एल्वियोलाई पे रेस्पिरेटरी ट्री खत्म होती है। सर्फेक्टेंट इज सिक्रेटेड बाय टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। एग्जाम्पल है सर्फेक्टेंट का लेसिथिन। क्या एग्जाम्पल है, लेसिथिन। के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज हम स्टडी करेंगे और फिर हम रेगुलेशन ऑफ गैस एक्सचेंज करेंगे स्टडी, एंड देन हम कुछ डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है देन थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, एंड अगर आपके डाउट हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। Thank you so much for visiting my channel and watching my videos.